Hello guys, welcome back once again to my YouTube channel. Thank you for watching this video. तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। हाँ, हम लोग आज से शुरू करेंगे 12th फिजिक्स और 11th भी साथ में चलता रहेगा। तो 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो आता है एनसीईआरटी में या फिर आपका सीबीएसई का सिलेबस में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो हम लोग पहले समझेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So electricity and magnetism was also my favorite topic in 12th physics. So in all the syllabus, in the full syllabus, it was my favorite topic, electricity and magnetism. And this is very interesting chapter because without getting a clear base of this chapter, you will not be able to move forward in electrostatics. ये chapter actually electrostatics से related है. What is electrostatics? द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज को रेस्ट में रखकर उसके बाद जो फिनोमिना हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब कंसेप्ट आते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज क्या चीज़ है वो हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ अ चार्ज। तो चार्ज को तो हम लोग ऐसे खाली आंखों से देख नहीं सकते, चार्ज इज इनविजिबल। बट इफ वी वांट टू गिव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ चार्ज, अ गुड डेफिनेशन, देन वी कैन से दैट चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी विच व्हेन गिवन ऑन एनी बॉडी द बॉडी गेट्स एन अट्रैक्टिव पावर। मतलब क्या है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। चलिए, व्हाट इज चार्ज। चार्ज को जब हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं ये बात कि देखिए, चार्ज इट इज अ क्वांटिटी which when given on a body the body gets an attractive पावर। मतलब क्या है, अगर सपोज कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया तो इसके पास एक अट्रैक्टिव पावर आ जाएगा। अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे। तो कोई भी सिस्टम में चार्ज के अब 2-3 कंसेप्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी एक टोटल जो सिस्टम है, सिस्टम में चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग चार्जेस इज दैट चार्ज के 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला जो है इट इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकेंड जो पॉइंट आता है चार्ज के बारे में, वी कैन से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्वांटाइज्ड क्या है। चलिए क्वांटाइज्ड समझाता हूं मैं आपको कि क्वांटाइज्ड मतलब क्या है। मतलब चार्ज को जब आपको पूछूंगा कि चार्ज को कैलकुलेट कीजिए, तब आपको बताना होगा चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि क्वांटाइज का मतलब जब भी आप सैंड के बारे में, चलिए सैंड के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग एक बकेट सैंड उठाते हैं या फिर एक मुट्ठी भर सैंड उठाते हैं या फिर एक स्पून के ऊपर सैंड लेते हैं, तो इन ऑल द 3 cases you will not be able to differentiate a single particle of sand. There will always be a quantization of sand. The same case is with charge. Charge is always quantized. This is known as the quantization of charge. मतलब ये है, चार्ज को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q से। तो मैं अगर कहूँ आपको चार्ज को कैलकुलेट कीजिए तो आप लिख सकते हैं NE। अब NE में ये N क्या है और E क्या है। चलिए समझते हैं N क्या है और E क्या है। N का मतलब है, ये N जो है, N इज एन इंटीग्रल, N इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। N है एक इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब क्या है, N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 ऐसे हो सकता है। इसका फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/5, 2/7, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये डेसिमल भी हो सकता है, 0.5, 1.3, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। और E का मतलब क्या है, E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, E का वैल्यू है
ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है ई का वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू फॉर ई। अब ये तो आपने समझ लिया। एक और बात चार्ज के बारे में जो समझना जरूरी है वो ये है कि चार्ज जो है उसको हम लोग कभी मास से सेपरेट नहीं कर सकते। चार्ज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, चार्ज को हम लोग कभी मास से सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक और पॉइंट था चार्ज के बारे में। तो इनका क्या नीचे गिर गया, आई एम सॉरी। तो ये था मास के चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट्स। अगर आपने ये सब समझ लिया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन एक बात दिमाग में आता है कि एक सिस्टम जो है, सिस्टम मतलब कुछ भी हो सकता है। सिस्टम मतलब एक सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो सिस्टम के अंदर जो चार्ज होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं एक सिस्टम की तरह। हम लोग जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो तब हम लोग एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आगे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आस्क द क्वेश्चन दैट कम्स फर्स्ट इन आवर माइंड इज दैट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द इंटरैक्शंस ऑफ दीज चार्जेस, बिटवीन दीज चार्जेस। ये जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, ये जो फोर्स आ रहा है, एक फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है। जब कोई चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा कि अट्रैक्टिव पावर आता है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पता कैसे चलेगा कि कैसे निकलेगा ये। तो 1785 में एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट आए, उनका नाम था चार्ल्स कूलम। उन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने अपना एक लॉ दे दिया उन एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कि देखिए, उसको हम लोग जानते हैं आज कूलम्स लॉ के नाम से। और ये कूलम्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज इन द होल ऑफ योर फिजिक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज। और ग्रेविटेशन मैंने अभी तक इस चैनल में आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ग्रेविटेशन, खुद से अगर पढ़ा हो आपने, तो आपको दिखाई देगा कि ये कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ कुछ सेम जैसे दिखते हैं। न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, ये दोनों सेम जैसे दिखते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आगे बात जो बन जाती है आगे कि चार्ल्स कूलम 1785 में आए और उन्होंने अपना एक लॉ दिया। तो उस लॉ को हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ के नाम से। लेकिन ये जो कूलम्स लॉ है, इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो ये पैरामीटर्स जो होते हैं कूलम्स लॉ के, ये हम लोग अभी समझेंगे आगे। चलिए, तो इन्होंने ये बात कही, आगे देखते हैं क्या है हम लोगों के साथ। हम लोगों के पास आ जाते हैं और एक पॉइंट था जो कि था डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि चार्ज एंड मास के अंदर जो डिफरेंस होता है वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ में प्रोसीड करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ चार्ज और मास के बीच में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेकिन मास जो होता है उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर कर देते हैं। ये बात मुझे आपको बताना था, क्योंकि ये जो बात मैंने अभी आपको बताया ना चार्ज और मास के बारे में, ये ही हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम लोग न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले कूलम्स लॉ समझते हैं, चलिए। तो चार्ल्स कूलम ने क्या कहा, कूलम्स लॉ पहले लिखते हैं, कूलम्स लॉ। हाँ, एक और बात है, पॉइंट चार्जेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो वो बाद में बताते हैं, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हम लोग कंसिडर करते हैं वैक्यूम में, तो वो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, सपोज ये Q1 चार्ज है और ये एक Q2 चार्ज है, ओके। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D, या फिर R कंसिडर करते हैं, जो कि ज्यादातर बुक्स में दिया हुआ होता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। R कंसिडर करते हैं, चलिए इसको हम लोग कंसिडर करते हैं R, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। तो कूलम ने कहा कि देखिए, ये जो चार्जेस हैं, अब जो फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स आता है
दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एफ ई। तो ये एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। और एक और बात उन्होंने कहा कि दिस फोर्स एफ ई इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का स्क्वायर, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि देखिए ये ऐसे दिखता है कुछ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देता हूँ तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिसिटी के केस में आ जाता है स्मॉल के, जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले ये समझते हैं, F इक्वल्स टू इट बिकम्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्स लॉ। अब आप सोचेंगे ये हम लोगों के पास आ चुका है, कूलम्स लॉ से जो फोर्स का वैल्यू आता है, दिस इज कूलम्स लॉ। अब आप सोचेंगे कि ये K क्या है। ये K एक वैल्यू है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि K का क्या वैल्यू होता है। K का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है और वो वैल्यू होता है 1 बाई K का वैल्यू, K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू होता है K का। अब मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मतलब ये नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है, क्यों लिखा वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने ये एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना लिख के एप्सिलॉन क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं एक्चुअल K का वैल्यू ये होता है और ये एप्सिलॉन का वैल्यू एक और होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, एप्सिलॉन नॉट K, कैपिटल K। अब ये कैपिटल K क्या है, कैपिटल K एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 1 बन जाता है वैक्यूम के केस में। तो जैसा कि मैंने कहा कूलम्स लॉ को हम लोग जब वैक्यूम में कंसिडर कर रहे हैं तब हम इस K को 1 लिख सकते हैं इन वैक्यूम, तब हम लोग लिख सकते हैं K का वैल्यू, तब हम लोग को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैंने डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपको रटना नहीं है, ये आपको समझाना था मुझे कि ये कहाँ से आया, क्यों आता है, एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखते हैं। तो एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू नहीं है, एप्सिलॉन है, लेकिन ये K का वैल्यू 1 बन जाता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू आ चुका है हम लोगों के पास, इसको क्या कहा जाता है, इसको एक कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी, PERMITTIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। और एप्सिलॉन नॉट का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आता है, वो मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है और दूसरे इंग्लिश में लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। और इस के पूरे एक्सप्रेशन का अगर मैं वैल्यू लिखूं स्मॉल K का, तो स्मॉल K का वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ये यूनिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा इसके केस में। तो ये हम लोगों के पास, ये तो जो कांस्टेंट के वैल्यू है ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये दोनों वैल्यूज काम आएंगे आपके। तो आप समझते हैं कूलम्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में मैं क्या बताना चाह रहा था। पहले कूलम्स लॉ के बारे में कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने हम लोगों को। जैसा कि मैंने आपको कहा कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन द मीडियम। हाँ, एक और बात है, कूलम्स लॉ का जो वैलिडिटी है, अगर चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम्स लॉ का वैलिडिटी अभी तक श्योर नहीं है। इट इज नॉट श्योर अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये दोनों बातें हम लोग कर लेते हैं कि अगर ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया FE इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये जो है ये वैल्यू हम लोगों को मिलता है
इन केस ऑफ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में कुछ वैल्यू होगा, अगर मैं एयर में कंसिडर कर रहा हूँ तो वैल्यू कुछ और होगा, अगर मैं वाटर के अंदर कंसिडर कर रहा हूँ तो वैल्यू कुछ और होगा। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, जिस मीडियम में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है ये कूलम्स लॉ का वैल्यू, ये फोर्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो और एक और बात जो है कूलम्स लॉ का वैलिडिटी जो है कूलम्स लॉ का, नॉट श्योर फॉर डिस्टेंस जब दोनों चार्जेस के बीच में लेस देन 10⁻⁻15 मीटर से जब कम होगा तब कूलम्स लॉ का वैलिडिटी श्योर नहीं है। ये था कुछ दो बातें जो आपको बतानी थे। अब कूलम्स लॉ का जो ये वैल्यू आया फोर्स का, इसको हम लोग अब निकालेंगे एक दूसरे फॉर्म में जिसको कहा जाता है वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग निकालेंगे कूलम्स लॉ का वैल्यू, तब चलिए देखते हैं कि क्या आता है। कूलम्स लॉ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलता है, चलिए हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। वेक्टर फॉर्म हम लोग डिराइव करेंगे इसको, वेक्टर फॉर्म। सपोज यहाँ पे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, 2D फिगर है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, ओके। Q1 को यहाँ नहीं लिखते हैं, Q1 को ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है सपोज Q1, ओके। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, दिस इज Q2, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर्स को पहले निकाल लेंगे। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे R1 वेक्टर, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे R2 वेक्टर। इसको Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया R1 वेक्टर, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया R2 वेक्टर। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग जो करेंगे वो ये है कि इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पॉइंट A, इसको मान लेते हैं पॉइंट B, ओके। अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक और वेक्टर आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था R21 वेक्टर, मतलब 2 से 1 तक का डिस्टेंस। जब 2 से 1 ट्रेवल करे R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। अब R21 वेक्टर तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन फोर्स जो होगा इन दोनों के ऊपर वो क्या होगा, Q1 के ऊपर जो फोर्स Q2 की वजह से एग्जर्ट हो रहा होगा उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं F12 वेक्टर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर 2 की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है F12 वेक्टर, और इस डायरेक्शन में भी, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। F21 वेक्टर, अब F21 वेक्टर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब ये कुछ वैल्यूज हम लोग को मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को कंसिडर करेंगे, दोनों फोर्सेस का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग लिखते हैं F12 वेक्टर, ओके। F12 वेक्टर पहले कर लेते हैं। तो F12 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 4πε0। आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में दिक्कत ना आए। F12 वेक्टर इक्वल्स टू 4πε0। ये वेक्टर फॉर्म में चल रहा है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वेक्टर का प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, आपको पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए 1/4πε0। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q1 Q2, कूलम्स लॉ चल रहा है, कूलम्स लॉ का फोर्स लिख रहे हैं, Q1 Q2 R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, R21 वेक्टर, तो R21 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा R21 कैप। अब ये कैप क्या है ये भी अगर आपको पता नहीं है तो भी आप वेक्टर का प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि R21 कैप जो मैंने लिखा है इसका मतलब है, R21 कैप मतलब R21 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इसको कहा गया है R21 कैप। R21 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, अगर मैं ऑपोजिट में लिख दूं तो ये बन जाएगा -R21 कैप, ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया F12, ओके।
अब F12 को अगर हम लोग थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इस R21 के आपका वैल्यू निकालते हैं, तो R21 को आपको हम लोग लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर। अब इस R21 को अगर हम लोग ब्रेक कर देंगे तो ये बन जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21, ये बन जाएगा हम लोगों के पास इसका मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाई वैल्यू ऑफ द वेक्टर R21 के वेक्टर जो मैंने लिखा है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, जैसा कि मैंने लिखा है, वेक्टर साइन हटा दिया है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा R21 क्यूब, तो ये बन जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 क्यूब, और यहाँ पे आ गया R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर आ चुका है, R21 क्यूब भी आ चुका है हम लोगों के पास। अभी एक और बात हम लोगों को पता है जो, वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग करेंगे ये कि ये जो R2 वेक्टर है और ये R1 वेक्टर है और ये R21 वेक्टर है, ये तीनों के बीच में ना एक लॉ बैठता है। अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा वेक्टर का तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स जरूर देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर, ये हम लोग देख सकते हैं। तो R21 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको इधर पुट कर देंगे R21 के जगह पे, तो R21 के जगह पे जब हम लोग पुट कर देंगे इसको, और हाँ एक और बात, R21 का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये अगर हम लोग इधर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोगों के पास। वीडियो लेंदी हो रहा है, ये खत्म करने के बाद हम लोग फिनिश कर देंगे, और न्यूटन्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ का डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। 1/4πε0 आ गया वैल्यू। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाता है Q1 Q2 बाई, ये वेक्टर हम लोग को मिल चुका है, क्या है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे इसका क्यूब होगा, मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर पूरे का मैग्नीट्यूड उसके ऊपर क्यूब, और R21 वेक्टर का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये बन गया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये क्या था, R12 वेक्टर। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे F12 वेक्टर। अब हम लोग अगर लिखेंगे F12 वेक्टर को, F12 तो निकल चुका है, F21 सिमिलरली हम लोग के पास क्या आ जाएगा, उल्टा F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0, ऊपर लिखते हैं, जरा जगह नहीं मिलेगा, उधर लिख देते हैं। ये आपने नोट कर लिया तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इधर जगह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों के पास एक और वैल्यू जो कि है F21 वेक्टर, जो कि आ जाएगा हम लोगों के पास 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21। यहाँ पे R21 पे ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, R2 माइनस R1, मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, R2 माइनस R1 होल क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। R1 माइनस R2 यहाँ पे था, तो ओके हाँ ठीक है, R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा हम लोगों के पास, R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में आ गया। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो। मैं ये x को इधर से रब कर देता हूँ ताकि आपका मिसकंसेप्शन ना हो जाए। ये हम लोगों के पास आ चुका है R21 का वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो इन दोनों को आप देख सकते हैं, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। क्यों अपोजिट है, मैंने जैसे कि कहा था, अगर मैं R21 के जगह पे इन दोनों को अगर चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा, इस यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आप देखिए वेक्टर फॉर्म में आ चुका है कूलम्ब्स लॉ। यहाँ से आप लोग देखिए, अगर मैं F12 वेक्टर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1/4πε0, ओके, और यहाँ पे अगर लिख दूँ Q1 Q2
यहाँ पे अगर लिख दूँ Q1 Q2 बाई R21 की जगह पे मैं उल्टा लिख रहा हूँ R12 का स्क्वायर, और R21 कैप की जगह मैंने जैसा कि कहा, मैं अगर इसको लिखूँ तो माइनस लिखना पड़ेगा, इस पूरे के आगे एक माइनस साइन आ जाएगा। मैंने माइनस साइन यहाँ 1 के आगे लिख दिया है। आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा हो रहा है शायद, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे लिख लिया हो तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से दिखा रहा हूँ, ग्रीन इंक का इस्तेमाल करते हैं इधर। तो इधर से मैं अगर लिखूँ इसको F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ओके, बाई इसका अगर उल्टा मैं लिख दूँ R12 स्क्वायर, और इधर माइनस साइन सबसे आगे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस साइन? क्योंकि ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, ये यूनिट वेक्टर्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। तो ये बन जाएगा R12 कैप। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट और इक्वल है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है ये दोनों फोर्सेस जो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट टू ईच अदर बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आई होप आपका ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो लाइक दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग जाएंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज, सो लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू गाइज।